गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह इकोनॉमिक्स का आपका पांचवा क्लास होगा, जिसका राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जिसमें हम सब्सिडीज देखेंगे। उत्पादन सब्सिडीज क्या होते हैं, कि बाजार मूल्य क्या होते हैं, आधार वर्ष और मौद्रिक वर्ष। आपको हम वास्तविक जीडीपी बताने इस टाइम ही ये दोनों आपको समझ आ जाएंगे। आधार वर्ष और क्या होते हैं मौद्रिक वर्ष देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होते हैं, कि जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीआई, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। समझ में आ गया? तो शुरू से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको पढ़ाई इसलिए करना है ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो, उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका छूटे नहीं। तो आपका मुख्य उद्देश्य वह है, और मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस टॉपिक को इतना अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर दे ताकि वो आपके दिमाग में घुस जाए। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाया हुआ एकदम बेकार है। और जब आपको ही समझ में ना आए तो यहाँ हम खड़ा होके क्यों पढ़ा रहे हैं? समझ में आ गया? इसी के लिए हम टॉपिक नोट्स तो पूरे लिखे हुए हैं, जितना लिखना था उतना लिखे हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि सब्सिडीज क्या होते हैं। सब्सिडी क्या होते हैं? मान के चलिए कि आपको भी सब्सिडी दिए जाते हैं। कभी भी आप देखिए गैस भरवाने जाते हैं दुकान में, तो गैस भरवाने जाते हैं तो वहां पे सब्सिडी, अब पूछ क्या, कोई भी बोलते हैं ना, पूछ क्या रहा है सब्सिडी कितना है, तो सब्सिडी पूछने कहता है कि हमारे अकाउंट में इतना आ जाते हैं। कि जो गैस 1100 का है, मान के चलिए जो गैस 1100 का है, वही सब्सिडीज दे करके इसे कितने कर दिए जाते हैं, 600, या तो 400 का सब्सिडी दिए, 300 का सब्सिडी, 400 का सब्सिडी दिए तो कितना 700 हो गया। अगर 500 का सब्सिडी सब्सिडी मिल रहा है तो वही गैस जो हो गया वह 600 का हो जाता है। कितना हो जाता है? 600 का हो जाता है ये गैस। तो आप देखे होंगे कभी पे ये सब्सिडी कुछ का मतलब आना है कि अकाउंट में आया कि नहीं, कितना पैसा आ रहा है, कि इतना गैस भरवा रहे हैं तो सरकार के द्वारा सब्सिडी दिए जा रहे हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत को घटाने के लिए ही सब्सिडी दिए जाते हैं। कोई भी अधिक दाम में बिक रहा है, अभी अधिक दाम में बिक रहा है, तो उसको घटाने के लिए ही तो सब्सिडी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं कि यह वस्तु को कीमत को घटा देता है सब्सिडी सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ भारत में उपस्थित सभी नागरिक, सभी बच्चे, सभी महिलाएं, सभी पुरुष को एक तरह से सस्ता कीमतों का उपयोग करने के लिए का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए क्या करते हैं, सब्सिडी दिए जाते हैं। मुख्यतः सब्सिडी क्या होते हैं कि किसानों को दिया जाता है, अधिक मात्रा में दिए जाते हैं सब्सिडी। किसान अगर हम देखेंगे तो जो किसान है उन लोगों को सर्वाधिक मात्रा में सब्सिडी दिए जाते हैं, ताकि क्या कर सके, वो अधिक से अधिक जो किसान हो सके वो उत्पादन कर सके, मतलब अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिए जाते हैं। समझ में आ गया? फसलों के उत्पादन के लिए वो दवा खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, छिड़काव के उर्वरक खरीद सकते हैं। तो ये सारे जो भी खेती करने के लिए जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल का अर्थात क्या हो सकता है कि उर्वरक हो गए। मान के चलिए कि कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उर्वरक दिए जाते हैं, रोपने के लिए बीज दिए जाते हैं, मजदूरी दिए जाते हैं जो है। तो उनके लिए क्या होता है कि सरकार एक तरह से फसल के उत्पादन के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता नहीं दे रही बल्कि वह क्या दे रही है, एक प्रकार से सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी यानी कि उनके साथ उनका योगदान कर रही है, मतलब उनको सहायता कर रही है, एक तरह से हम कर सकते हैं उसको सहायता कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि सब्सिडी क्या है। सब्सिडी क्या होते हैं कि यदि आप महंगी चीजों को घटा देते हैं, उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। महंगी चीजों को घटा देते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। ठीक है? ये कहते हैं खरीदने हैं तो आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी क्लियर हो गया। अब एक होता है उत्पादन सब्सिडी। तो उत्पादन सब्सिडी क्या होते हैं? यह मुख्यतः उद्योगपति को दिए जाते हैं उत्पादन सब्सिडी। मान के चलिए कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में अधिक से अधिक उद्योगपति उत्पादन कर सके, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, उसके लिए क्या दिए जाते हैं, उत्पादन सब्सिडी दिए जाते हैं। कि मान के चलिए कि बड़े बड़े वस्तु एवं सेवाओं का, यहाँ पे आपने लिख दिया वस्तु और सेवा का भारी से भारी मात्रा में उत्पादन के कोई भी उद्योगपति, या तो इससे क्या होगा कि सरकार इन्हें क्यों सब्सिडी दे जा रहे हैं, क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि सब्सिडी देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कि वह वस्तु और सेवा का उत्पादन तो उद्योगपति कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे क्या फायदा हो रहा है जो सब्सिडी दे रहा है? सोचने वाली बात है। तो यदि कोई भी उद्योगपति है, वो वस्तु और सेवा का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो सरकार को क्या मिलेंगे? उससे फायदा होगा कि देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ होंगे, देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि होगी। तो इसी के लिए क्या होते हैं कि सरकार जो होते हैं वो बड़े-बड़े उद्योगपति को क्या देते हैं? उत्पादन सब्सिडीज देते हैं। समझ में आ गया? तो यह होते हैं हमारे उत्पादन सब्सिडी, मुख्यतः उद्योगपति को दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको एक तो सब्सिडी हो गया जो कि साधारण सब्सिडी हो गया और एक उत्पादन सब्सिडी जो कि मुख्यतः उद्योगपति को दिए जाते हैं। सरकार उन लोगों को सहायता इसलिए करती है ताकि वो देश के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भूमिका निभा सके। समझ में आ गया? बाजार मूल्य क्या होते हैं? बाजार मूल्य हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? टैक्स कहा जाता है। इसे टैक्स कहेंगे और ये हो सकते हैं एमपी, मार्केट प्राइस होते हैं। तो जब भी हमें बाजार मूल्य को कीमत में वृद्धि करना है, जैसे कि कल पिछले क्लास में समझाए थे कि एक 12,000 का मोबाइल है, लेकिन वास्तविक में यह मोबाइल का दाम कितना है? 7,000 है। यह फैक्टर कॉस्ट हो गया। 7,000 जितना में वो बन के पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, वह फैक्टर कॉस्ट होता है। लेकिन क्या करेंगे? सरकार जो होगा कि वह पैसा कमाने, अधिक लाभ कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उस पर क्या लगा दिए जाते हैं? देश को चलाने के लिए क्या लगा दिया जाता है? टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा करके इसे 12,000 कर दिया। ठीक है? यदि सरकारों ने 12,000 कर दिए, अब उत्पादन कर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कर कहते हैं, जो कि मार्केट प्राइस पर लगते हैं। तो ये एक तरह से कौन सा प्राइस हो गया? 12,000 मार्केट प्राइस हो गया, जबकि यह कौन होता? फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा करके मार्केट प्राइस में कर दिए और उसमें क्या जोड़ दिए? टैक्स जोड़ दिए। अब इसे घटाना है, तो घटाने के लिए किसी भी महंगी वस्तु को घटाने के लिए क्या दिए जाते हैं? सब्सिडी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सब्सिडी। तो यही होता है उत्पादन सब्सिडी। यदि कि 12,000 से 8,000 करना है तो 4,000 का दे दिए जाएंगे, सब्सिडी दे दिए जाएंगे, जिससे कि यह वस्तु कितना हो जाएगा? इसका कीमत अब 8,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही होते हैं मूल मूल्य प्लस उत्पादन कर, यानी कि वस्तु को दाम को बढ़ाना है, वस्तु के दाम को बढ़ाना है तो टैक्स लगाएंगे, यदि उनके दाम को घटाना है तो सब्सिडी दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। समझ में आ गया? ये होते हैं बाजार मूल्य। अब अगला होता है आधार वर्ष और एक होता है मौद्रिक जीडीपी। ये दोनों को कैसे समझ में आएगा? वो वास्तविक जीडीपी को समझाते हुए ये दोनों टॉपिक जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। आधार वर्ष जिसे हम बेस ईयर भी कहते हैं, ठीक है? तो हम अगर देखेंगे कि वास्तविक जीडीपी, तो वास्तविक जीडीपी की गणना, क्या देश का अर्थव्यवस्था का पता किस जीडीपी से लगाए जाते हैं? तो वास्तविक जीडीपी से लगाया जाता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ये तो उत्पादन को दर्शाता है, अर्थी को दर्शाता है, वो प्राइस को दर्शाता है। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी जो होता है वो प्रोडक्शन के आधार पर देखते हैं, वास्तविक जीडीपी, इसे रियल जीडीपी कहते हैं। एक कह सकते हैं, इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि क्या करते हैं? एक तरह से कीमत और उत्पादन दोनों को प्रभावित करते हैं। हम ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, कीमत प्लस उत्पादन। कीमत कहाँ है? तो पर पेंसिल प्राइस, प्राइस मतलब कीमत हो गया, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हो गया। तो ये दोनों को प्रभावित करते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी को निकालने के लिए हमें आधार वर्ष यानी बेस ईयर लेने होते हैं। कौन से ईयर लेने होते हैं? बेस। बेस ईयर से ही हम रियल जीडीपी निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार वर्ष कहते हैं। तो बेस ईयर वह कोई भी ईयर हो सकता है। बेस ईयर, अब बोलिएगा कि कैसे हो सकते हैं बेस ईयर? तो बेस ईयर कोई निश्चित ईयर को नहीं, कि जिस ईयर में देश की जो अर्थव्यवस्था ना तो उतना ज्यादा विकास हुआ हो, ना तो उतना कम, बीच में है। जिस ईयर में देश की अर्थव्यवस्था का विकास ना तो ज्यादा हुआ हो, ना तो कम हुआ है, बीच में है, अर्थात एवरेज है, औसत है, तो उस साल को हम बेस ईयर मान लेते हैं। हम कोई भी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं। या तो हम 2011 को भी बेस ईयर मान सकते हैं, 2012 को भी हम बेस ईयर मान सकते हैं,
2020 को भी बेस ईयर मान सकते हैं, लेकिन माना किस ईयर को जाता है? जिस ईयर में देश का आर्थिक विकास औसत हुआ है, एवरेज हुआ है, ना तो उतना विकास हुआ है, ना ही उतना अर्थव्यवस्था नीचे गिरा है, तो उस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं। तो मान के चलिए कि 2011 को हम एक बेस ईयर के रूप में यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आधार वर्ष या तो बेस ईयर्स कहते हैं, जो कि रियल जीडीपी बेस ईयर्स आधार वर्ष पर आधारित होते हैं। ठीक है? लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जो कीमत होते हैं और जो उत्पादन होता है, कीमत और उत्पादन चालू वर्ष में होते हैं। चालू वर्ष कौन से वर्ष में होते हैं? यहाँ पे नहीं लिख दे रहे हैं। तो कीमत और जो उत्पादन होते हैं, दो चीज में ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी तो जो निकाला जाता है आधार वर्ष में। आधार वर्ष तो हम किसी को भी मान सकते हैं, जिस वर्ष में ना तो सर्वाधिक उत्पादन हुआ, ना तो सर्वाधिक विकास हुआ है, ना कम विकास हुआ है, उस ईयर को मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि कीमत और उत्पादन क्या है? चालू वर्ष क्या है? क्या आप मान के चलिए कि कीमत और उत्पादन पर ध्यान देना होगा हमें? तो चालू वर्ष, यहाँ पे आपके लिए हम चालू वर्ष लिखते हैं। चालू वर्ष, चालू वर्ष क्या होते हैं? कि चालू वर्ष जिस वर्ष में उत्पादन हुआ है, जिस वर्ष में उत्पादन हुआ है और उस वर्ष में उस वस्तु का कीमत कितना है, उसी को हम चालू वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2011 में 20 20 का 20 उत्पादन हुआ है, लेकिन उसका प्राइस कितना है? 5 रुपया है। 20 का उत्पादन हुआ है, प्राइस 5 रुपया है। तो यह 2011 में, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे चालू वर्ष कर सकते हैं। चालू वर्ष हर एक साल के अलग अलग होते हैं। 2000 के चालू वर्ष 5 20 है, 2012 का चालू वर्ष 6 19 है, 2012 में उत्पादन 19 हुआ है, तो हमारा क्या हो सकता है? चालू वर्ष का प्राइस कितना है? 6 रुपया है। यह चालू वर्ष हर एक वर्ष के अलग अलग होते हैं। यह निर्भर करता है कि उस ईयर में कितना उत्पादन हुआ है और उस वस्तु का कितना दाम है बढ़ के, ठीक है? तो वह चालू वर्ष होता है। लेकिन बेस ईयर जो होते हैं, जो बेस ईयर होता है, वह किसी एक एवरेज ईयर को लिया जाता है, किसी औसत ईयर को लिया जाता है, उसे ही हम बेस ईयर कहते हैं। और बेस ईयर के आधार पर ही हमारा जो रियल जीडीपी निकाला जाता है, जो कि कीमत और उत्पादन, कीमत और उत्पादन दोनों को प्रभावित करता है रियल जीडीपी। समझ में आ गया? और रियल जीडीपी में हमेशा प्राइस सेम लिया जाता है। प्राइस सेम लिया जाता है। जैसे कि 2012 में हम कह सकते हैं कि उत्पादन कितना है? उत्पादन 19 है। देखिए 2011 में उत्पादन, प्राइस को हम सेम लेंगे, लेकिन उत्पादन जो प्रोडक्शन होगा वो अलग होगा। उत्पादन कितना है 2011 में? 20 है। 2012 में उत्पादन प्रोडक्शन कितना है? 11 है, सॉरी 19 है, तो 19 ले लिए। दो 2020 में प्रोडक्शन 18 है, तो 18 ले लिए। और हम मान के चलिए 2025 में प्रोडक्शन कितना है? 17 है। लेकिन सुनिए, रियल जीडीपी कहता है कि प्राइस सेम लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर जो औसत ईयर का जो प्राइस है, उसी प्राइस सभी में होना चाहिए। औसत ईयर का प्राइस 2011 को हम औसत, सॉरी औसत, यहाँ तो वो औसत या तो आधार वर्ष दोनों कह सकते हैं, या तो बेस ईयर कह सकते हैं। ठीक है? कितना लिए हैं? 5 लिए हैं। तो यहाँ का भी कितने हो जाएंगे? प्राइस 5 हो जाएंगे। यहाँ का भी प्राइस 5 हो जाएगा। यहाँ का भी प्राइस, कीमत 5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करते हैं। गुना करने के बाद कितना आता है हम देखते हैं। यहाँ पे गुना करने के बाद चलिए कि हम 20 बचे 100, 100 हुआ। चलिए 5 9 95। देखिए 95 हो गया। 90, फिर यहाँ पे 85। कितना हो गया? 85। तो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रियल जीडीपी से देश का अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। प्रत्येक वर्ष में अर्थव्यवस्था डाउन हो रहा है, घटते जा रहा है। कैसे? कि कितना?
2011 में हम लोग का प्रोडक्शन यानी कि कितना था हमारा जीडीपी, रियल जीडीपी 100 थे। 2012 में 95 हो गया घट के, 2020 में 90 हो गया, 2025 में कितना हो गया 85 हो गया। अब यह टोटल को जोड़ देने के बाद क्या हो जाता है, हमारा रियल जीडीपी निकल जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा रियल जीडीपी, जो कि मौद्रिक जीडीपी को भी प्रभावित करता है। यह चालू वर्ष समझ में आ गया, चालू वर्ष जिसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। चालू वर्ष को ही मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। कहा जाता है तो मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमत पर, जो कि प्रोडक्शन प्लस हम कह सकते हैं कीमत, दोनों को प्रभावित करते हैं मौद्रिक जीडीपी। इसे चालू यश पर भी आंका जाता है। मौद्रिक जीडीपी, चालू यश को मौद्रिक जीडीपी नहीं कहते हैं, सॉरी। ये क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा उधर ध्यान दें, इसलिए मौद्रिक जीडीपी को भी हम चालू वर्ष और चालू यश में मापते हैं, और यह भी उत्पादन और प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्शन और प्राइस, ये दोनों पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गया इतना? अब हम पढ़ते हैं उपभोक्ताओं के कीमत सूचकांक, जिसे हम कहते हैं सीपीआई। सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स। कस्टमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था में बदलाव, अर्थव्यवस्था में कितने बदलाव आ रहे हैं उसे मापने की एक विधि होती है। कि मान के चलिए कि जो सीपीआई, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स हम हिंदी में बोल सकते उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यह अर्थव्यवस्था में किसी भी साल में अर्थव्यवस्था में कितने बदलाव आ रहे हैं उसे मापने की यह एक दूसरी विधि है। कौन? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो कि यह खुरदरा या तो खरीदार, ये दोनों पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, कौन से शब्दों में ध्यान दें। एक है खुरदरा के दृष्टिकोण से और खरीदार के दृष्टिकोण से परिवर्तन को मापता है, कि खुरदरा और खरीदार के दृष्टिकोण से कौन मापता है, कि उपभोक्ता मापता है, जो कि दूसरी विधि है अर्थव्यवस्था को मापने का देश के। समझ में आ गया इतना? तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको आई होप ये वीडियो भी अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपका टॉपिक, हर एक टॉपिक क्लियर हो गए, जिसमें आपको याद रखना है। सब्सिडी तो आम जानते हैं कैसे मिल जाता है, याद रखना है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी आधार वर्ष क्या होते हैं, और मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी को भी चालू वर्ष पर आंका जाता है, जो कि उत्पादन और कीमत दोनों पर, दोनों को प्रभावित करते हैं मौद्रिक जीडीपी। समझ में आ गया? तो ये इतने सारे जो आपके क्लास हैं वो आज के 5वां क्लास था। एक क्लास और आपके लिए लेना है, उसके बाद ये चैप्टर राष्ट्रीय आय के लेखांकन समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप, यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो फिर क्या फायदा। यहाँ पे आपको समझ में आ गए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। धन्यवाद, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।